नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत बेसिक सी चीज़ जान रहे हैं ग्रहों के बारे में कि ग्रहों का मंत्रिमंडल क्या होता है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस शास्त्र की रचना करी गई होगी तो उस समय राजा महाराजा सामंतों का समय रहा होगा, विद्वानों का ऐसा समय रहा होगा कि इन्होंने उस मंत्रिमंडल को, जो कि हमारे आज तक के हम समय में देख रहे हैं कि एक मंत्री परिषद बनाई जाती है और उस मंत्री परिषद के अनुसार व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं कि कोई वित्त मंत्री हो गया, कोई सेनापति बन गया, कोई सेना का अधिनायक बन गया, कोई गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो इसी तरीके से जब इस जगत के अंदर जब ज्योतिष को हमने पढ़ना शुरू करा तो ग्रहों को भी एक मंत्रिमंडल दिया गया है। तो आज उस मंत्रिमंडल को समझते हैं कि वो मंत्रिमंडल क्या है। सूर्य इस जो कुंडलिया में जब हम नवग्रह परिचय देखते हैं तो सूर्य जो है वह इस जगत का, इस मंत्रिमंडल का राजा है। तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जहाँ पे भी प्लेस है वहाँ पे आप राजा संबंधी कार्य कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप हेड हो सकते हैं। राजा का मतलब वो हेड जो सारी प्रजातंत्र को संभाल रहा है। तो कुंडली का जिस भाव में आपका सूर्य है आप उस भाव के ऊपर राज कर सकते हैं, उस भाव के अनुसार बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा है, तो चंद्रमा इस मंत्रिमंडल का उपमंत्री कहे या वैसे तो रानी कहा क्या है, ये राजकीय दंपति हैं, लेकिन हम अगर इसको राजकीय दंपति को अगर हम कहें वजीर की तरीके से काम करता है, महानायक की तरीके से काम करता है, क्योंकि हमने देखा कि चंद्रमा मन का कारक है। तो ये मन के साथ मिलकर महानायक का सा काम करता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस किसी भी स्थान पे बैठा है तो आप ये समझ लीजिए राजा के बाद वह उस भाव का आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब चंद्रमा जिस स्थान पे है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपके लिए। इसके बाद आता है सेनापति मंगल का। सेनापति मंगल राजकीय दंपति के अंदर के बाद सेनापति का प्रमुख पद संभालते हैं। सेना है, सेना का नायक है। तो ये सेना नायक जो हैं यह सब सुरक्षा, सेना का मुख्य रूप से कार्य सुरक्षा प्रदान करना है आम जन को। तो ये आपके शरीर के अंदर जहां आपकी कुंडली है, इस कुंडली के अंदर मंगल जिस भाव में बैठा है समझ लीजिए कि उस भाव की सुरक्षा कर रहा है। इसके बाद इनके और सी चीज़ें आगे डिटेलिंग में आती हैं कि इनकी दृष्टियाँ कहाँ जाती हैं, इनकी दृष्टियों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम सामान्य बस यही जान रहे हैं कि इनका प्रतिनिधि मंडल ये किस तरीके से कार्य करता है। फिर इसके बाद बुध आता है। बुध सूर्य और चंद्रमा का, जो राजकीय दंपति हैं उनका ये पुत्र कारक है, ये पुत्र के समान करता है। तो आपकी कुंडली में बुध जिस भी भाव में है तो समझ लीजिए वो आपके लिए राजकुमार या युवराज जैसा वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब वो आपके लिए बहुत सुखद है। इसके बाद गुरु और शुक्र दोनों ही मंत्रिमंडल के आचार्य हैं, परामर्शदाता हैं। दोनों ही जो बृहस्पति हैं वो देवगुरु हैं और जो शुक्र हैं वो जो शुक्र है वो शुक्राचार्य हैं, असुर गुरु हैं। असुर का मतलब यहाँ पे वो राक्षसी प्रवृत्ति या दानवी प्रवृत्ति नहीं है। असुर का मतलब है भौतिक जगत की बात है। और गुरु की जो बृहस्पति की बात है, जो देवगुरु है, वो आध्यात्मिक जगत की। यानी कि आपको राजा से प्रजा यह उम्मीद करती है कि राजा हमारी भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करे, उसके साथ साथ वह हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे। तो ये गुरु और शुक्र दोनों ही मंत्रिमंडल में आचार्यों के पद रखते हैं, परामर्शदाता हैं, सलाहकार हैं, बेस्ट डिसीजन देने में राजा की सहायता करते हैं। इसके बाद शनि आते हैं। शनि मंत्रिमंडल के अंतर्गत सेवक के रूप में है, क्योंकि कर्म के कारक है ना, तो कर्म के माध्यम से वो अपनी मंत्रिमंडल को सेवा देते हैं। तो कुंडली के अंतर्गत जहाँ कहीं पे भी आपका शनि बैठा है समझ लीजिए उस भाव से संबंधित आपको अगर इस मंत्रिमंडल को सेवा देंगे तो वह शनि बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा। तो ये आज
हमने ग्रहों का मंत्रिमंडल जाना कि ग्रहों के मंत्रिमंडल क्या होता है। ये सब फलादेश करते समय, ये छोटी छोटी सूचनाएं फलादेश करते समय बहुत आपकी सहायता करेंगे। इनका ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ ही आज बस इतना ही। नमस्कार।